नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में आपने जाना था कि पराश्रयी विलयन, समपराश्रयी विलयन क्या होता है, अति पराश्रयी विलयन क्या होता है और अल्प पराश्रयी विलयन क्या होता है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में। तो आइए बात करते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है। अच्छा जी, जैसे ही हमने पूरे अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़े हैं तो वहां पे आपने क्या देखा है कि वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि जो विलय है उसका मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि विलय के मोलर द्रव्यमान या फिर अनुभार की गणना किससे की जा सकती है, तो आप बोलेंगे अनुसंख्यक गुणधर्मों से। क्यों? क्योंकि हर बार जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो किससे रिलेट था, तो आप बोलेंगे सर वो हमेशा एम बी की वैल्यू थी। किसकी वैल्यू थी? एम बी की वैल्यू थी। और बी का मतलब है विलय और एम का मतलब है मोलर मास, यानी कि विलय का मोलर मास या फिर अनुभार या फिर मोलर द्रव्यमान इसको बोला जा सकता है। अच्छा जी, अब ये मोलर द्रव्यमान सही कब प्राप्त होगा? कुछ कंडीशन है जब ही ये सही प्राप्त हो सकता है। पहली कंडीशन क्या है, ध्यान से देखना भाई। पहली कंडीशन की यदि बात करें तो विलयन क्या होना चाहिए? तनु होना चाहिए। तनु बोले तो यहाँ पे डाइल्यूट होना चाहिए। अच्छा जी, राउल्ट के नियम की पालना करता हो और यहाँ पे विलयन में जो विलय है, विलयन में जो विलय है यानी कि जो यहाँ पे विलय है वो संगुणित या फिर वियोजित नहीं होना चाहिए। वियोजित यानी कि टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, यदि टूट गया तो यहाँ पे हमें क्या होगा, अलग अलग यहाँ पे अनुभार प्राप्त होगा, यानी पहले से अलग यहाँ पे अनुभार प्राप्त होगा जो उसका ओरिजिन रहेगा। यदि विलय टूट जाता है तो उसका जो अनुभार है हमें भिन्न प्राप्त होगा। अच्छा जी, अब सर मान लीजिए कि कभी ये अणु टूट जाए, फिर क्या होगा, तो वहाँ पे क्या होगा भाई मेरे, एक अलग द्रव्यमान प्राप्त होगा। उसे ही क्या बोला जाता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान प्राप्त बोला जाता है। यानी कि वो जो मोलर द्रव्यमान हमें मिला है वो वाला नहीं है जो हमने यहाँ पे विलय डाला था, उससे थोड़ा सा अलग है। अच्छा जी, यदि बात करें, यदि विलय को विलायक में घोलने पर संगुणन या फिर वियोजन हो जाता है तो विलयन में कणों की जो संख्या रहेगी उसमें कमी आ जाएगी या फिर वृद्धि हो जाएगी। यानी कि जब वियोजित होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कमी होगी या फिर यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब इसके जो अनुसंख्यक गुणधर्म हैं वो भी क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। यानी कि अनुसंख्यक गुणधर्म क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। और अनुसंख्यक गुणधर्म क्या करते थे, विलय के यहाँ पे क्या करते थे, मोलर द्रव्यमान निकालते थे। अब जब अनुसंख्यक गुणधर्म ही परिवर्तित हो गए तो यहाँ पे जो विलय का मोलर द्रव्यमान है वो क्या होगा भाई मेरे, यहाँ पे थोड़ा सा भिन्न प्राप्त होगा। यानी कि वास्तविक अनुभार से भिन्न यहाँ पे प्राप्त होगा। और जो ये मोलर द्रव्यमान जो भिन्न प्राप्त हो रहा है उसे ही क्या बोला जाता है, असामान्य या फिर असामान्य अनुभार या फिर असामान्य मोलर द्रव्यमान इसको बोला जाता है। अच्छा, अब असामान्य मोलर द्रव्यमान की गणना के लिए क्या किया, वॉन हॉफ ने क्या किया, एक गुणांक दिया है। कौन सा? वॉन हॉफ गुणांक उसको बोला जाता है। अच्छा जी, वॉन हॉफ गुणांक क्या होता है, आइए देखते हैं। यदि हम बात करें तो इन्होंने एक संबंध दिया है, किसमें, प्रेक्षण और सैद्धांतिक। ठीक है जी, प्रेक्षण सैद्धांतिक क्या होता है, प्रेक्षण यानी कि जो प्रैक्टिकल से हम जो वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है जी, और सैद्धांतिक क्या है, जो थ्योरेटिकली बोला गया है। आई बात समझ में? प्रेक्षण का मतलब प्रेक्षित या प्रेक्षण का मतलब होता है जो प्रेक्षण के बाद में निकाला गया है, और सैद्धांतिक का मतलब यह है कि जो थ्योरेटिकली मान निकला है। ठीक है, उनके संबंध को, उनके रेशियो को उन्होंने क्या बोल दिया, आई से इसको डिनोट कर दिया। आई को क्या बोला जाता है, वॉन हॉफ गुणांक बोला जाता है। तो आइए बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म अपॉन सैद्धांतिक अनुसंख्यक गुणधर्म। तो इनमें क्या होगा, प्रेक्षित का मतलब हो गया कि सर जो एक्सपेरिमेंट के बाद में या फिर बोल सकते हैं जो वियोजन के बाद में या फिर जो संगुणन के बाद में हो। ठीक है, और यहाँ पे सैद्धांतिक का मतलब क्या है, जो वियोजन के या फिर संगुणन के पहले हो। अच्छा जी, ये आयतन, ये आयनन है। ठीक है जी, यानी कि आयनन या फिर संगुणन के पश्चात कणों की संख्या, क्या बोला है मैंने यहाँ पे, पश्चात यानी कि बाद में जब वियोजन हो रहा है, और वियोजन के पहले यानी कि उसके पूर्व कणों की संख्या का अनुपात। अब यहाँ पे संबंध हम इस तरह से देख सकते हैं, डेल पी, ठीक है, डेल टी बी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वाला हो गया। ठीक है, प्रेशर वाला हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे बात करें यहाँ पे तो टी एफ बी हमारा आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर। ठीक है, अगली हम बात करें तो यहाँ पे परासरण दाब वाला भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या होंगे, यहाँ पे इन संबंधों को हम निकाल सकते हैं। पहला हमने देखे यहाँ पे ये वाला कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर डेल पी यानी कि प्रेशर वाला जो था। ठीक है, दूसरी हम बात करें तो डेल टी बी कौन सा था, तो आप बोलेंगे सर बॉइलिंग पॉइंट वाला था। ठीक है जी, तीसरी बात करें तो ये फ्रीजिंग पॉइंट वाला था। अच्छा, चौथी हम बात करें तो ये क्या था, परासरण दाब वाला था। यानी कि परासरण दाब जो पहले ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या है, प्रेक्षण के बाद में, और जो नीचे है वो क्या है, वियोजन के पहले। यानी कि जो हमने यहाँ पे जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल उसे बोला जा सकता है
कि जो यहाँ पे पहले था, यानी कि जो थ्योरेटिकली हमने देखा हुआ है वो वाला। ठीक है, तो इनका जो रेशियो होगा उसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पे 1/2 गुणांक के द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाएगा। अब 1/2 की जो वैल्यू है, 1/2 गुणांक की जो वैल्यू है यहाँ पे 3 तरह की प्राप्त हो सकती है। या तो हो सकता है कि वो 1 के बराबर आ जाए, क्या बोला मैंने यहाँ पे, या तो वो 1 के बराबर आ जाए। अच्छा, जैसे ही यदि वो 1 के बराबर आ जाएगी तो क्या होगा, विलय का विलयन में संगुणन नहीं होता है। यानी कि बात ये हो गई कि सर ये 1 कब आ सकता है, जो आई है वो 1 कब आ सकता है, तो आप बोलेंगे सर ये 1 तभी आ सकता है जब डेल पी प्रेक्षित की वैल्यू डेल पी सैद्धांतिक के बराबर हो, यानी कि ऊपर की और नीचे की वैल्यू प्राप्त हो यहाँ पे क्या बराबर। और ये बराबर कब प्राप्त हो गई, तो आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, कब देखा था, ये वाली चीज देखो यहाँ पे देखना, यह मोलर द्रव्यमान तभी सही प्राप्त होता है जब विलयन में विलय का संगुणन या फिर यहाँ पे वियोजन नहीं होता है। और ये वियोजन नहीं हो रहा है तो वहां पे 1 प्राप्त हो रहा है हमें। ठीक है जी, यानी कि वियोजन नहीं हो रहा है तो वहां पे क्या मिल रहा है हमें, 1/2 गुणांक बराबर 1 मिल रहा है, यानी कि दोनों वैल्यू क्या है भाई वहां पे समान है। तो ये बोला जा सकता है कि जब i बराबर 1 आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे वियोजन नहीं हुआ, यानी कि अब जो हमें मिलना चाहिए था अनुभार वही मुझे यहाँ पे अनुभार मिला है। बात को फिर से समझिएगा, यदि यहाँ पे ये 1 आता है तो 1 कब आएगा, तब ये दोनों बराबर रहेंगे, और ये दोनों बराबर कब रहेंगे, जब यहाँ पे वियोजन नहीं हुआ होगा। ठीक है, यानी कि जब प्रेक्षण के बाद में भी सही आया है और प्रेक्षण के पहले भी वही था। अच्छा जी, यदि बात करते हैं यहाँ पे i ग्रेटर देन 1, यदि i जो है वो 1 से ज़्यादा आ जाए। अच्छा, i 1 से ज़्यादा कब आएगा, तब आप बोलेंगे सर 1 से ज़्यादा ये जब आएगा जब ऊपर वाली वैल्यू क्या हो यहाँ पे बड़ी हो, किससे, नीचे वाली वैल्यू से। यानी कि ऊपर वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए, ज़्यादा आनी चाहिए, यानी कि प्रेक्षण वाली जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए भाई मेरे यहाँ पे ज़्यादा आनी चाहिए। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि विलय का वियोजन यहाँ पे हुआ होगा, तब जाकर के क्या आएगा यहाँ पे जो इसका जो प्रेक्षण का जो मान आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे ज़्यादा आएगा। अब यदि मैं बात करता हूँ कि सर ये वाली जो वैल्यू है वो यदि लेस देन यदि 1 आ जाती है तो वहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर लेस देन 1 जब आ सकती है जब ऊपर वाली वैल्यू 1 से छोटी, नीचे वाली वैल्यू से छोटी हो। तो आप बोलेंगे सर नीचे वाली वैल्यू से छोटी, इसका मतलब हुआ होगा कि वहाँ पे संगुणन हुआ होगा। संगुणन कैसे, ध्यान से देखना, संगुणन का मतलब मिलना हो जाता है और वियोजन का मतलब क्या हो जाता है, टूटना हो जाता है। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान रखें, 3 कंडीशन है यहाँ पे 1/2 की, पक्की बात है। तो ये सब था किसके बारे में, यहाँ पे ये सब था 1/2 गुणांक के बारे में। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपके पूछे जाते रहे हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे किसी और कहानी के बारे में, चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और चैप्टर को यहाँ पे हम खत्म करने वाले हैं। बस 2 या 3 वीडियोस के बाद में चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के जो आपके प्रश्न दिए हुए हैं उनको करने वाले हैं। ठीक है जी, तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।